अच्छा, एडिशन डिजीज या एड्रेनल इनसफिशिएंसी, इसके अंदर क्या होता है कि एड्रेनल ग्लैंड के जो 3 हार्मोन हैं, स्पेशली मिनरेलोकोर्टिकॉइड जिसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं, इसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकॉइड जिसको हम कोर्टिसोल, और इसके अलावा सेक्स एंड्रोजन, इन हार्मोन की कमी हो जाती है। सही, जब इन 3 हार्मोन की कमी होगी, एल्डोस्टेरोन की, कोर्टिसोल की, इसके अलावा सेक्स एंड्रोजन की, उसको हम नाम देते हैं कि एडिशन डिजीज या एड्रेनल इनसफिशिएंसी। एडिशन डिजीज इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक फिजिशियन था जिसका नाम था एडिसन थॉमस। सही, उसने सबसे पहले डिस्कवर किया था और उसने अपने नाम से इसको लिंक किया था कि दिस इज एडिशन डिजीज, या इसको हम एड्रेनल इनसफिशिएंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन नहीं बना रहे होते, इनसफिशिएंट अमाउंट में कम बना रहे होते, तो इसलिए हम इसको एड्रेनल इनसफिशिएंसी कहते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी समझो कि सीआरएच रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, इंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होते हैं, और एसीटीएच में क्या कर रहा होता है, कोर्टिसोल और सेक्स एंड्रोजन, इन 2 हार्मोन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है। व्हाइल एसीटीएच का एल्डोस्टेरोन या मिनरेलोकोर्टिकॉइड से कोई लिंक नहीं होता है। सही, डिफिनेशन आसान है कि इन 3 हार्मोन की यानी मिनरेलो, ग्लूकोकोर्टिकॉइड प्लस सेक्स एंड्रोजन हार्मोन की कमी होगी, हम उसको एड्रेनल इनसफिशिएंसी या एडिशन डिजीज कहते हैं। अब बात करते हैं इसके काजेस की, तो काजेस को भी हम डिवाइड करते हैं, जिस तरह दूसरे डिजीज के अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी काजेस पढ़ते हैं। तो प्राइमरी काज का मतलब ये होगा कि एड्रेनल ग्लैंड के अंदर मसला होगा। अगर एड्रेनल ग्लैंड के अंदर मसला है और उसकी वजह से इन तीनों हार्मोन की कमी है, डेफिशिएंट अमाउंट है या इनसफिशिएंट अमाउंट में ये बन रहे, तो हम उसको कहेंगे कि ये प्राइमरी काज है। सेकेंडरी काज के अंदर मसला इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होगा, यानी एसीटीएच हार्मोन की मिकदार कम होगी। व्हाइल टर्शियरी काज बहुत रेयर काज है, हम बात करते हैं उसकी सीआरएच की। अगर हाइपोथैलेमस के अंदर लीजन है या ट्रॉमा है, कोई इंजरी हुई है और सीआरएच कम रिलीज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये टर्शियरी काज है। प्राइमरी एड्रेनल ग्लैंड के अंदर मसला होगा, सेकेंडरी इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, और टर्शियरी हम कहते हैं कि जब हाइपोथैलेमस यानी सीआरएच के अंदर मसला होगा। ये 3 इसके काज हैं। प्राइमरी काजेस के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सी डिजीज होती है, एंटीबॉडीज मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। अगर कोई बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज बनती है जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड के सेल के डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, लेट सपोज कि बहुत सारे एंटीबॉडीज इससे बनते हैं और एड्रेनल ग्लैंड के सेल को वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, तो इसके अंदर क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन प्लस कोर्टिसोल प्लस सेक्स एंड्रोजन हार्मोन की आहिस्ता आहिस्ता कमी होगी, लीड टू एडिशन डिजीज या एड्रेनल इनसफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन डिजीज के अंदर है पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम। ये ऐसी बीमारी है जो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज बनती है कि वो मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल के ऊपर अटैक करती है। ठीक, जिस पेशेंट को एंटीबॉडीज मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन या एंटीबॉडीज की डिस्ट्रक्शन की वजह से एडिशन डिजीज हो, उसके अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सी डिजीज दूसरी प्रेजेंट होती है, पैराथायराइड ग्लैंड की। सही है, क्योंकि उस सेल्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो पेशेंट जब एडिशन डिजीज हो और उसके साथ पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम हो, तो ये पेशेंट एडिशन डिजीज के साथ साथ हाइपोपैराथायराइडिज्म के अंदर भी हमें मिल रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम में मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर वो एंटीबॉडीज अटैक करते हैं। कौन से जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन। सुबह भी बात की, ये क्रोमोसोम नंबर 21, 22 और 23 क्रोमोसोम नंबर के ऊपर ये जीन प्रेजेंट होते हैं। और नॉर्मल इसका फंक्शन क्या होता है कि जब टी सेल हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, यानी टी सेल जब हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, तो ये जीन क्या कर रहा होता है, उस टी सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको रोकता है। लेकिन अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो तो फिर ऐसे ऑटो एंटीबॉडीज बनती है कि वो एड्रेनल ग्लैंड के सेल्स को, इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड के सेल्स को और दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड थे उसके सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम। ठीक, मोस्ट कॉमन काज वेस्टर्न कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज है उसके अंदर, जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर मोस्ट कॉमन एड्रेनल इनसफिशिएंसी के काज ये होता है कि वो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है और उसके अंदर पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम इन्वॉल्व होता है। सेकंड नंबर काज की अगर हम प्राइमरी काज की बात करते हैं, तो सेकंड नंबर के अंदर आते हैं इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमनली एचआईवी इन्फेक्शन, यानी एड्स जिसको होता है क्रोनिक स्टेज के अंदर, वो इन्फेक्शन लेट सपोज कि अगर वायरल की रिप्लिकेशन इस एरिया के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये वाले सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लीड टू एडिशन डिजीज। या अगर पेशेंट को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो, यानी टीबी और स्पेशली मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस जो फैल रहा होता है, अगर वो
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई यहाँ पे इन्फेक्शन काज कर दे, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। इस सेल्स के जो सेल्स होते हैं वो हार्मोन बना रहे होते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, लीड्स टू एडिशन डिजीज या एड्रेनल इनसफिशिएंसी। तो फर्स्ट पे एचआईवी इन्फेक्शन के अंदर याद रख लो या एड्स, और सेकंड नंबर पे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। थर्ड पे मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस पेशेंट को मेनिंजाइटिस होता है स्पेशली निजीरिया मेनिंजाइटिस इस बैक्टीरिया की वजह से, तो सम टाइम ये बैक्टीरिया क्या कर रहा होता है कि वहां से एस्केप हो जाते हैं थ्रू ब्लड और यहाँ पे आ जाते हैं इस एड्रेनल ग्लैंड के अंदर, यहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देता है। सही। तो थर्ड नंबर मोस्ट कॉमन काज उसके क्या है कि जिस पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो, स्पेशली पॉजिटिव पेशेंट उसके निजीरिया मेनिंजाइटिस हो, उसकी वजह से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया सम टाइम आ जाते हैं और इस एड्रेनल ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं। तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो तो ये लोकल टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और से आ जाती है कि ये सेल कंप्लीटली डिसअपीयर या खत्म हो जाते हैं, लीड्स टू एड्रेनल इनसफिशिएंसी। एक और बात कि जिस पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो और उसके पॉजिटिव एजेंट ये निजीरिया बैक्टीरिया हो, साथ में क्योंकि इस बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक या बैड हैबिट ये है क्योंकि ये जो स्मॉल कैपिलरीज है उसको क्या कर रहा होता है, डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। सही। अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो निजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से, साथ में उसको एड्रेनल ब्लीडिंग हो या उसको एडिशन डिजीज हो और स्किन के ऊपर हमें पेटिक्यूटाइज की रीजन मिल रहे हो, तो उस वाले सिंड्रोम को हम कहते हैं वाटर हाउस फ्राइडरिच मेन सिंड्रोम। ये आसान है, वाटर हाउस फ्राइडरिच मेन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस होगा, उसका पॉजिटिव एजेंट निजीरिया मेनिंजाइटिस, साथ में अगर उस पेशेंट को एडिशन डिजीज हो या एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ब्लीडिंग हो और स्किन के ऊपर हमें पेटिक्यूटाइज की रीजन मिल रहे हो, तो इन सब को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं कि दिस इज वाटर हाउस फ्राइडरिच मेन सिंड्रोम। क्लियर। अब नेक्स्ट काज के अगर ऊपर आते हैं तो ड्रग्स। ठीक, कल भी हमने बात की कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हम कोर्टिसोल हार्मोन की मकदार को जब कम करते हैं तो हम ये वाले एंटीफंगल मेडिसिन देते हैं केटोकोनाजोल। ठीक, ये क्या कर रहा होता है कि उसके सिंथेसिस को स्टॉप करवा देते हैं, स्पेशली कोर्टिसोल की। तो कोर्टिसोल की मकदार इसके अंदर ड्रॉप हो जाती है। ठीक, जब कोर्टिसोल की मकदार ड्रॉप हो जाएगी, ठीक, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर अगर मसला है तो एसीटीएच क्या होगा, ठीक है, कोर्टिसोल की मकदार डिक्रीज है तो एसीटीएच की मकदार डिक्रीज हो जाएगी और साथ में कोर्टिसोल की मकदार भी डिक्रीज और साथ में सेक्स एंड्रोजन हार्मोन की मकदार भी डिक्रीज होगी। या अगर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम किसी पेशेंट को स्टेरॉइड ड्रग देते हैं तो स्टेरॉइड से क्या होता है, कोर्टिसोल की मकदार इंक्रीज हो जाती है। जब इसकी मकदार इंक्रीज होगी तो एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच रिलीज नहीं करेंगे। ठीक, जब एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच रिलीज नहीं करेंगे, यहाँ देखिए, ठीक, एसीटीएच की मकदार ड्रॉप हो जाएगी। जब इसकी मकदार ड्रॉप हो जाएगी तो जो नेचुरल कोर्टिसोल एड्रेनल ग्लैंड थे वो भी डिक्रीज हो जाएंगे और साथ में सेक्स एंड्रोजन हार्मोन ये भी डिक्रीज हो जाएंगे। जब ये डिक्रीज होंगे तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज एड्रेनल इनसफिशिएंसी। फिर हमें इन दो हार्मोन के साइन एंड सिम्टम मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम किसी को मेडिसिन में ग्लूकोकोर्टिकॉइड या कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन देते हैं, ब्लड के अंदर उसकी कोर्टिसोल का मकदार बढ़ता है। अगर ब्लड के अंदर हम कोर्टिसोल की मकदार को बढ़ाएंगे तो इंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच नहीं बनाएगा, ये नहीं बनेंगे तो कोर्टिसोल जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं और सेक्स एंड्रोजन जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, ये वाले सेल फंक्शनली एक्टिव नहीं होंगे, ये फंक्शन नहीं करेंगे, तो लीड्स टू एड्रेनल ग्लैंड के अंदर एट्रोफी हो जाती है, वो सेल श्रिंक हो जाते हैं जब वो हार्मोन नहीं बना रहे होते क्योंकि अब नीड नहीं है। तो उस स्टेज के अंदर भी एड्रेनल इनसफिशिएंसी या एडिशन डिजीज हो सकता है। अनदर मेडिसिन पेनिटोन जो एंटीसीजर हम दे रहे होते हैं, ये भी क्या काज कर रहा होता है, एडिशन डिजीज या इनसफिशिएंसी। और इसके अलावा जो ट्यूबरकुलोसिस वाले ड्रग्स हैं रिपाम्पिन, इसकी वजह से भी पेशेंट एड्रेनल इनसफिशिएंसी में जाते हैं। अब नेक्स्ट काज कैंसर। अगर कैंसर हो, स्पेशली मेटास्टेसिस कैंसर, लंग्स के अंदर हो या लीवर के अंदर अगर कैंसर हो, वो कैंसर वहां से सेपरेट हो जाए, आ जाए एड्रेनल ग्लैंड के अंदर, उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए लीवर सेल्स की या लंग सेल्स की, ठीक, तो ये वाले सेल्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हार्मोन की मकदार क्या होगी, डिक्रीज। ठीक, और इसके अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड की भी, कोर्टिसोल की भी और सेक्स एंड्रोजन हार्मोन की भी, तीनों हार्मोन की कमी होगी।
एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एडिशन डिजीज या एड्रिनल इनसफिशिएंसी, इसके अंदर क्या होता है कि ये तीन हार्मोन की कमी हो जाती है, कोर्टिसोल, सेक्स एंड्रोजन और इसके अलावा एल्डोस्टेरोन यानी मिनरेलो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स एंड्रोजन हार्मोन की जब कमी होती है उसको हम कहते हैं कि दिस इज एडिशन डिजीज। काजेस, प्राइमरी काजेस, सेकेंडरी काजेस और टर्शियरी काजेस। प्राइमरी काजेस के अंदर एंटीबॉडीज बनती है, वो क्या करती है, इस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है या एड्रिनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो इस हार्मोन की मिकदार कम हो जाती है और इसके अंदर पूरी ग्लैंडुलर सिंड्रोम याद रखो, ठीक। इसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती है कि वो मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर अटैक करती है। सेकंड नंबर के अंदर याद रखो इन्फेक्शन के अंदर एचआईवी और इसके अलावा मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर एचआईवी वायरस की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए एड्रिनल ग्लैंड के अंदर तब भी मसला, अगर ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाए एड्रिनल ग्लैंड के अंदर तब भी इस सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। नेक्स्ट पे याद रखो अगर किसी पेशेंट को निजीरिया बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस हो तो साथ में हमें वहाँ पे वाटर हाउस ट्रीटमेंट सिंड्रोम भी मिलता है क्योंकि इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, कैपिलरीज को रप्चर करने वाली बैक्टीरिया है, सही। तो वहाँ पे हमें मेनिंजाइटिस प्लस एड्रिनल ब्लीडिंग या एड्रिनल एडिशन डिजीज या स्किन पे पेटिकिया मिलती है तो उस सिंड्रोम को हम नाम देते हैं वाटर हाउस ट्रीटमेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट क्लास के अंदर लीस्ट कॉमन काज है ड्रग्स के अंदर केटोकोनाजोल याद रखो, पेनिटोन और इसके अलावा रिपाम्पिन जो ट्यूबरक्लोसिस वाले ड्रग्स हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज के ऑटो इम्यून डिजीज है और लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टेरॉइड ड्रग्स ले रहे हैं तो उसके ब्लड के अंदर कोर्टिसोल का मिकदार इंक्रीज होगा। जब ब्लड के अंदर कोर्टिसोल का मिकदार इंक्रीज है तो एसीटीएच रिलीज नहीं होगा। इट्स मीन के एड्रिनल ग्लैंड कि ये दो लेयर कोर्टिसोल और ये वाला कोर्टिसोल और ये वाला सेक्स एंड्रोजन हार्मोन नहीं बनाएंगे, मींस कि ये फंक्शनली एक्टिव नहीं होंगे। जब ये फंक्शनली एक्टिव नहीं होंगे तो इसके अंदर एट्रोफी हो जाती है, ठीक, व्हिच लीड टू एड्रिनल इनसफिशिएंसी या एडिशन डिजीज। देखो प्राइमरी काजेस हो गए। सेकेंडरी काजेस के अंदर अगर हम सेकेंडरी काजेस की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मसला होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर ट्रॉमा हो जाता है या इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर एसीटीएच की मिकदार ड्रॉप हो जाती है। ये एसीटीएच की मिकदार ड्रॉप होगी तो कौन से दो हार्मोन कम होंगे इसके अंदर, कोर्टिसोल प्लस सेक्स एंड्रोजन। व्हाइल इस कंडीशन के अंदर एल्डोस्टेरोन नॉर्मल से एल्डोस्टेरोन नॉर्मल होंगे। तो हमें इन दो हार्मोन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है वो वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस, सही है, ये भी हम सेकेंडरी काज के अंदर काउंट करते हैं। अगर पेनिटोन या रिफाम्पिसिन या केटोकोनाजोल या लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ले रहे हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसके अंदर ही इन दो हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। व्हाइल एल्डोस्टेरोन या मिनरेलोकोर्टिकॉइड नॉर्मल होता है। टर्शियरी काज के अंदर जब हाइपोथैलेमस के अंदर मसला हो, अगर हाइपोथैलेमिक लीजन हो या कोई ट्रॉमा हो, ब्रेन इंजरी हो जिसके अंदर हाइपोथैलेमस इंजर्ड हो और वो सीआरएच रिलीज ना करे, ठीक है, ये डिक्रीज हो तो एसीटीएच डिक्रीज होंगे। इस कंडीशन के अंदर भी कोर्टिसोल प्लस सेक्स एंड्रोजन हार्मोन की मिकदार हमें कम मिलता है व्हाइल एल्डोस्टेरोन की मिकदार नॉर्मल होती है। तो ये सेकेंडरी काजेस प्लस टर्शियरी काजेस। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल साइन ऑफ एडिशन डिजीज या एड्रिनल इनसफिशिएंसी। हमें पता है कि इसके अंदर कोर्टिसोल की मिकदार ड्रॉप होती है, हमें इसके भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलते हैं। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन की मिकदार ड्रॉप होती है तो उसके भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलते हैं और सेक्स एंड्रोजन हार्मोन की मिकदार भी कम होती है तो उसकी मिकदार जब कम होती है हमें वो वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी मिलते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कोर्टिसोल की। जब कोर्टिसोल की मिकदार ड्रॉप होती है तो हाइपर के अंदर हमने हार्ट की बात की, ये सारे फंक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। अब कोर्टिसोल की मिकदार ड्रॉप है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो और इसके अलावा जो ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये स्टिमुलेट नहीं होंगे। हार्ट के अंदर अगर इस रिसेप्टर को हम स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इसके अलावा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। जब ये तीनों चीजें डिक्रीज होंगे तो हमें हाइपोटेंशन मिलता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होते हैं। इसके अलावा अगर ये ब्लड वेसल पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को हम
हम डिक्रीज करते हैं, सही है, मींस के कंस्ट्रक्शन अगर नहीं होगी, ब्लड वेसल डायलेट या रिमेन स्टेबल रहते हैं, तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, इसकी वजह से भी लीड्स टू हाइपोटेंशन। ठीक, तो कार्डियक सिस्टम के अंदर एडिसन डिजीज के अंदर ये याद रखो कि इसके अंदर हमें हाइपोटेंशन मिलता है। सेकंड नंबर पे आ जाओ गैस्ट्रिक के ऊपर, ठीक है, स्टमक और पेनक्रियास हाइपर सिक्रीशन जब होती है कोर्टिसोल की, तो गैस्ट्रिक एंजाइम की मकदार भी इंक्रीज हो जाती है। अब कोर्टिसोल कम है तो इसीएल की सिक्रीशन ड्रॉप हो जाएगी, इसके अलावा पेप्सिन की सिक्रीशन भी ड्रॉप हो जाएगी और गैस्ट्रिन की सिक्रीशन भी ड्रॉप हो जाएगी। स्टार्ट में पेनक्रियास से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे पेनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, डीएनएज, आरएनएज, वो एंजाइम जब कम हो जाएंगे तो क्या होगा, इनडाइजेशन होगा, खुराक प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो नोजिया वोमिटिंग के शिकार होते हैं पेशेंट, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होता है और एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है, भूख इनको नहीं लगती क्योंकि इनकी इनडाइजेशन होती है। नेक्स्ट लीवर के अंदर हमने बात की, कोर्टिसोल नॉर्मली क्या कर रहा होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा रहा होता है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बना रहा होता है, ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। अब कोर्टिसोल की मिकदार अगर कम है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला प्रोसेस डिक्रीज होगा, इसके अलावा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और कुशिंग सिंड्रोम के अंदर अपोजिट था, हार्मोन इंक्रीज थी तो हाइपरग्लाइसीमिया था। इसके अलावा स्किन के अंदर अगर हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट अगर परामरी काज हो, ठीक है, परामरी काज हो जब कोर्टिसोल की मिकदार ड्रॉप होती है, सही है, और एड्रिनल ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल होता है, तो वो एमओएनसी मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन करते हैं और उससे एसीटीए प्लस अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन बनते हैं। जब काज क्या हो, परामरी काज हो, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर मसला हो तो कोर्टिसोल की मिकदार ड्रॉप होंगे। जब ये ड्रॉप होते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज नहीं करता है, साथ में एमएसएच स्पेशली अल्फा ये भी रिलीज करते हैं। ये क्या कर रहा होता है, स्किन के अंदर पिगमेंटेशन को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, जो मेलानिन पिगमेंट है तो हमें स्किन हाइपर पिगमेंटेड मिल रहा होता है, इसके अंदर भी हाइपर पिगमेंटेशन होती है। नेक्स्ट किडनी, अगर खास परामरी काज हो, सही, इसके अंदर भी याद रखो, अगर खास परामरी हो, सही, तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच के साथ साथ एमएसएच के साथ साथ एडीएच भी रिलीज होते हैं, स्पेशली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक, जिसको हम नैरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। एडीएच रिलीज होते हैं तो एडीएच का नॉर्मल फंक्शन एंटी डायरेटिक, सही है, या जिसको हम मेसोप्रेशन कहते हैं, डायरेसिस वाला प्रोसेस नहीं होगा। ज्यादा से जब एडीएच रिलीज होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है, और सोडियम क्या कर रहा होता है, वाटर को फॉलो कर रहा होता है, तो सोडियम ब्लड के अंदर आ जाता है। इसके अलावा वाटर भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि अगर हम इन दो मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन करें तो हमें सोडियम की मिकदार कम मिलती है एज कंपेयर टू वाटर, ज्यादा रीअब्सॉर्ब होता है, तो हमें हाइपोनेट्रीमिया प्लस हाइपोवोलीमिया मिल रहा होता है, ठीक, और इसकी वो मिसाल याद रखो कि जनरल सी बात है कि हम सोडियम की मिकदार को तो बढ़ाते हैं लेकिन वाटर को ज्यादा बढ़ाते हैं, फिर अगर हम दोनों की कंपैरिजन देख रहे होते तो हम वॉल्यूम को ज्यादा बढ़ाते, इतना नहीं बढ़ाते, ये उस वॉल्यूम की मिकदार में सोडियम कम होते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज हाइपोनेट्रीमिया। क्लियर है लोगों? इसके अलावा ये पोटेशियम नॉर्मली क्या होता है कि पोटेशियम इस सेल के अंदर जा रहा होता है ब्लड से, अब ये एडीएच क्या कर रहा होता है, इसको ब्लॉक कर देते हैं इस रिसेप्टर को, जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो इस सेल के अंदर पोटेशियम नहीं जाएगा, लीड्स टू हाइपरकैलीमिया, और जब पोटेशियम के मिकदार यानी इंक्रीज हो जाते हैं हाइपरकैलीमिया के अंदर तो लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियास हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट इम्यून सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट इम्यून सिस्टम, जब कोर्टिसोल की मिकदार इंक्रीज होती है तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अब हमारे पास कोर्टिसोल हार्मोन नहीं है तो क्या कोर्टिसोल की मिकदार जब ड्रॉप होगी, हमने बात की थी कि जब इसकी मिकदार इंक्रीज होती है तो मार्जिनेशन वाला प्रोसेस नहीं होता है, टी सेल की प्रोलिफरेशन नहीं होती, इसके अलावा एंटीबॉडीज नहीं बनती। अब कोर्टिसोल नहीं है तो ये सारे फंक्शन इंक्रीज होंगे, सिंपली इम्यून सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज एक एंटीजन आया इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, मल्टीपल सेल्स आ जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंफ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करेंगे। जब क्रोनिक हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं, ज्यादा इंफ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक इंफ्लेमेटरी मीडिएटर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इसके अलावा इंटरल्यूकिन 1, 4 एंड 6 ये क्या करते हैं कि ये जो हीट रेगुलेटर सिस्टम है हाइपोथैलेमस, उसकी एक्टिविटी को अल्टर करते हैं, तो पेशेंट के अंदर हमें
फीवर और फीवर के साथ साथ फटीग, लेथार्जिक, ये वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्सिव है, ज्यादा इंफ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इसके अलावा इंटरल्यूकिन 6 या 1,4 ये रिलीज होते हैं तो पेशेंट चला जाते हैं फीवर के अंदर और इसकी वजह से फटीग, लेथार्जिक इसके भी शिकार होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब कोर्टिसोल की मिकदार इंक्रीज होती है, सही है, कोर्टिसोल की मिकदार जब इंक्रीज होती है तो वो क्या कर रहा होता है? एसिनोफिल के साथ एसिनोफिल की मिकदार को वो डिक्रीज कर रहा होता है, सही है। यानी कुशिंग सिंड्रोम के अंदर आपको ये याद रखो कि वहां पे हमें एसिनोफिल की तादाद कम मिलती है, हाई कोर्टिसोल की मिकदार। अब कोर्टिसोल की मिकदार हमारे पास कम है तो ज्यादा से ज्यादा एसिनोफिल सर्कुलेशन में आएंगे। तो एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इम्यून सिस्टम के अंदर याद रखो एसिनोफिलिया, ठीक है। जब भी हम एसिनोफिल की मिकदार देखेंगे ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके कोर्टिसोल की मिकदार ड्रॉप हो, उसके एसिनोफिल की मिकदार इंक्रीज होगी, सही।